देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हाइड्रो पावर प्लांट से हम लोग जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर वो भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था इलेक्ट्रिसिटी गेन करने का। यहाँ पर भी बायोमास ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन होता क्या है, जैसे अभी तक हम लोग लकड़ी एज अ फ्यूल यूज करते थे और काऊ डंग मतलब गोबर गाँव में जिसे कंडा बोलते हैं बनाकर एज अ फ्यूल उसका भी यूज करते थे। लेकिन वो हम डायरेक्टली अपने घरों में यूज करते थे। जब डायरेक्टली यूज करते थे तो होता क्या था, उसमें हीट की एफिशिएंसी कम होती थी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम होता था। लेकिन और लॉट ऑफ स्मोक होता था जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता था। अच्छा ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता था, कोई बात नहीं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट था भाई उसे हीट लेना, एज अ फ्यूल यूज करना, वो चीज़ तो बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही है ना। तो हुआ क्या कि प्लांट से हम लोगों ने कोयला बनाना स्टार्ट किया। कैसे? जैसे अब अगर आप लकड़ी को जलाते हो कम या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की कम अमाउंट के प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा, हम लोग जलाते क्यों हैं, ये बात क्यों कही जा रही है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जलती है, क्या जलती है, तो वो हाइड्रोजन होता है और जलाने का काम कौन करता है, तो ऑक्सीजन। तो इसीलिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उस लकड़ी के अंदर जो भी वाटर होता है और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब रिमूव हो जाते हैं और जो लास्ट में जो बचता है वो चारकोल होता है, ठीक है। अब चारकोल का यूज हम लोग करते हैं जो कि हीट एफिशिएंसी लकड़ी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है उसमें हीट, और दूसरी चीज़ स्मोकलेस होता है। ये चीज़ आप लोगों ने खुद देखा होगा। और इसी तरह अगर हम लोग जो भी फसलें उगाते हैं, फसल कटने के बाद जो भी उसका मटेरियल बचता है और जो वेजिटेबल जो वेस्ट होता है और जो सीवेज में सारे मटेरियल्स पड़े होते हैं, उस सब के सब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सारा डिकम्पोज कर देते हैं, फिर उसमें से कुछ गैस रिलीज़ होता है, उसी गैस को बोलते हैं बायोगैस। तो कुछ चीज़ें समझ में आई ना। अच्छा, लेकिन फिर भी इसे गोबर गैस, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट गोबर गैस के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर गोबर गैस क्यों कहा जा रहा है, बायोगैस क्यों नहीं? अच्छा, गोबर का ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब काऊ डंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए उस प्लांट को गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेन तो है बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट का ये स्ट्रक्चर है, ये इमेज है, देखो होता क्या है। सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना ये स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में एक डाइजेस्टर होता है, बताता हूँ आपको मैं। जैसे ये हो गया हमारा डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर में क्या होता है, ये एक चैम्बर होता है जो कि सील्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सील्ड होता है, मतलब इसमें अगर हमने वैक्यूम कर दिया तो वैक्यूम होगा, ऑक्सीजन अगर लिमिटेड दिया तो लिमिटेड ऑक्सीजन होगा, या नहीं दिया ऑक्सीजन तो नहीं ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सील्ड है जैसा आपका। फिर गोबर में पानी मिलाकर उसे थोड़ा पतला करके, ठीक है, मशका की स्लरी क्या है, तो काऊ डंग ही है, बस उसमें वाटर हम लोग मिक्स कर देते हैं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस चलने के बाद उसमें एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले बता चुके हैं, जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है इन एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और ये सब के सब क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करने में एबल रहते हैं। तो ये इन लोगों ने इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्रोसेस कुछ दिन तक चलता रहता है। फिर इसी में से कुछ गैसेस जनरेट होते हैं, जैसे मेथेन, CO2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, मेथेन एज अ फ्यूल हम लोग यूज कर लेते हैं, और इन सारी गैसेस में 75% मेथेन रहता है, ये इंपॉर्टेंट। और मेथेन है जो कि विदाउट स्मोक ये बर्न होता है, और हीटिंग कैपेसिटी भी इसकी हाई होती है, ठीक है। तो फिर एक गैस टैंक के थ्रू यहाँ से हम लोग उस गैस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, केवल हम लोग एज अ फ्यूल ही इसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि बायोगैस को हम ऑल्सो फॉर लाइटनिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो ये गैस होता है गांव में कहीं अगर गए हो पहले, आज से 4-5 साल पहले या 10 साल प्रीवियस ईयर चले जाओ, 2010 के आसपास, तो जब गांव में शादी वगैरह होती थी या कोई फंक्शन होता था तो एक जो है गैस के ऊपर एक बर्नर लगा होता था उसमें लाइटनिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गैस है, तो ऐसे ही इसका भी यूज किया जाता है। दूसरी चीज़ फिर, अच्छा, रेसिड्यू कुछ इसमें बचा रहता है,
ये तो गैस तो हमने आउटपुट ले लिया, तो इनपुट में यहाँ कुछ ना कुछ होता है, ये सब कुछ एक सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। इसका भी हम लोग यूज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये जो इकट्ठा हुआ होता है ना, इसमें नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस बहुत ही एम्पल में होता है, दैट मीन्स एबंडेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब जहाँ नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, इसका यूज हम लोग एज आ फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, जो कि एज आ फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। ओके, फिर अब आगे देखें तो आती है बात विंड एनर्जी की। अच्छा, विंड एनर्जी में होता क्या है, बेसिकली देखा जाए कि सोलर रेडिएशन जो होता है, सन से जो रेडिएशन जो आते हैं, वो एयर मूवमेंट को जनरेट करता है। मतलब एयर को ब्लो करने में, एयर मतलब हवा को इधर से उधर ले जाने में वो हेल्प करता है। वो कैसे भाई, सोलर वो हीट दिया पूरे अपने एटमॉस्फेयर में, तो उसके पार्टिकल हल्के हो गए तो मूव करने लगे, तो बोलेंगे कि एयर जो है ब्लो होने लगा या विंड्स ब्लो होने लगा। अच्छा, इसके थ्रू फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उस विंड में, उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में या कन्वर्ट कर देंगे, या फिर उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वर्क में यूज कर लेंगे। जैसे और वो वर्क होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, मतलब उस एनर्जी से हम लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। अब वो कैसा काम होगा, जैसे हम लोग कुएं से जो पानी निकालते थे, तो उस कुएं पे दो तरफ जो एक कॉलम होता था, बीच में फिर एक व्हील टाइप का रोटेशनल कोई डिवाइस होता था, फिर उनसे पानी निकाल लेते थे। अब जब वो रोटेट होता था, और अगर उसे हम लोग इसी व्हील से रोटेट कराने लगे, मतलब जो विंड मिल में जो विंड एनर्जी आई उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, फिर वो हमने कराया। अच्छा, इसके बाद बात तो यहीं तक नहीं है, विंड एनर्जी का हम लोग यूज जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसकी हेल्प से। वो कैसे, बस सिंपली अभी तक आप लोगों ने जैसे सीखा कि किसी तरह भाई हमारा जो टरबाइन है वो मूव कर जाए। हमारा जो टरबाइन होता है अगर जनरेटर का, बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो यही करते हैं इससे, जो विंड एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी हेल्प से हम लोग उस टरबाइन को मूव करा देते हैं। ठीक है, अब लेकिन देखा जाए इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को जनरेट होती है, जो मिलती है, वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़े स्केल पर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे एक साथ डेनमार्क को कहा जाता है कंट्री ऑफ विंड, हवाओं का देश कहा जाता है। इस देखो 25% वहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, अगर 100% जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, उसमें से 25% वो लोग इसी विंड मिल से जनरेट करते हैं। ठीक है, और देखा जाए अगर हार्नेस करने के मामले में, मतलब विंड एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के मामले में जर्मनी सबसे आगे है। उसके बाद इंडिया का रैंक 5th है, इसको आप रीड करना, इंडिया का रैंक 5th है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर इंडिया में जितनी भी विंड पोटेंशियल है, हवाओं का जो भी पोटेंशियल है, मतलब इतना आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से हवा के थ्रू, विंड मिल के थ्रू, मेगावाट, तो 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर आप लोग जनरेट कर सकते हो। और सबसे लार्जेस्ट विंड एनर्जी भारत में कहाँ से क्रिएट होती है, तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरी चीज़, अब बात आती है कि विंड एनर्जी के बारे में थोड़ी सी अच्छाइयाँ क्या है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, बिल्कुल समझ, कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक सबसे अच्छा एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। बिल्कुल बार बार इसको क्योंकि ऐसे यूज कर रहे हो तो बचा के रखो, कल को ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, कहाँ इस्टेब्लिश किया जाए, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि इसे वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हवा या विंड पे, ठीक है, विंड। और दूसरी चीज़ भी डिपेंड करता है कि कम से कम जो टरबाइन है या फिर जो फर्स्ट जो एसेंशियल है वो हमारा पूरा हो सके, जैसे हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए रिक्वायर्ड, जो कि किसी भी टरबाइन को मूव कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कि एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि अभी भी बताया ना कि ऐसा नहीं कि आपने एक विंड मिल लगा दिया तो उससे हमारा कॉमर्शियल पर्पज़ पूरा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कम से कम एक लार्ज एरिया होगा जिसमें बहुत सारे एक साथ हम लोग लगाते हैं और फिर उसका यूज कर लेते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। 1 मेगावाट जनरेटर देखा जाए तो कितना स्पेस लेता है, तो 1 मेगावाट जनरेटर के लिए हमें 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड की ज़रूरत पड़ती है। अब आती है,
अब यहाँ तक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो समझ में आ गया। एनर्जी तो जस्ट उसी का अपोजिट है। कहने का मतलब अभी तक जो हम लोग सदियों से जो चलता आ रहा था उसी पे डिपेंडेंट थे, जो कि ख़त्म भी हो सकता था, तो उस पर ऐसे करते हुए चले आ रहे थे। लेकिन उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि डे बाय डे हम लोगों को मोर एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उसके लिए हम लोगों ने कोई एक नया रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया, एक नई सोर्स ढूंढना स्टार्ट किया, जिससे और फिर हमारे माइंड में नए नए डिवाइसेस बनने के ख्याल आए। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप किए, जिसकी हेल्प से एक हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आखिरकार मिल गए, बहुत सारे मिल गए, जिसमें से कुछ का यूज हम लोग आज करें और कुछ का यूज हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, आगे कहीं ना कहीं करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ सोचना है कि भाई कुछ लोगों का कहना होता है कि जो भी हमारे पूर्वज रहते थे, तो जिस हिसाब से वो लोग रहते थे उस हिसाब से हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल अगर फिर से वापस कर लें तो कहीं ना कहीं हम अपने इकोसिस्टम को बहुत अच्छा कर सकते हैं और एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो चलो आते हैं अब अल्टरनेटिव, मतलब एक अलग तरीके से और क्या तरीका हो सकता है हमें एनर्जी गेन करने का, तो वो है सोलर एनर्जी। ये तो हर कोई और लगभग आजकल ये चीज़ पॉपुलर चीज़ है, इस पर बहुत सारा वर्क भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। जैसे ये तो देखते हैं ना कि सन से रेडिएशन बहुत ज़्यादा एनॉर्मस, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आती है और उसी रेडिएशन में ही एनर्जी होती है, और लगभग वो 5 बिलियन ईयर्स से चलती चली आ रही है और 5 बिलियन ईयर्स और आगे चलती जाएगी। तो देखा जाए सोलर एनर्जी का एक छोटा सा ही पार्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटर सरफेस पर आके एब्जॉर्ब होता है, और ये जो एब्जॉर्ब होता है इसमें से इसका आधा लगभग एब्जॉर्ब हो जाता है और जो बाकी बचता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ के सरफेस पर आता है। तो ये कहा जाता है ऐसा कि भाई भारत जो है बहुत ही, भारत का सौभाग्य है कि सोलर एनर्जी है वो पूरे साल तक सबसे ज़्यादा गेन करता है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर का मतलब यूनिट, 5000 ट्रिलियन यूनिट हम लोग, अगर स्काई कंडीशन आसमान पूरा साफ़ है, बादल नहीं है, तो हम लोग गेन कर लेते हैं पूरे ईयर में। और डेली एवरेज इसी को निकाल लिया गया, लगभग 4 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पे हमें मिलता है। रेडिएशन ये मिलता है, ना कि हम इतना एक्सप्लॉइट कर पाते हैं या फिर इतना हम एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो हमारे एफिशिएंसी डिवाइसेस पे डिपेंड करता है और डे बाय डे ये चीज़ इंक्रीज़ ही होगा। और एक कॉन्सेप्ट ये है, जो भी ब्लैक सरफेस होता है वो मोर हीट एब्जॉर्ब करता है अगर हम कंपेयर करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर वाइट सरफेस के कंपेरिजन में। तो देखा जाए सोलर कुकर का, पहले सोलर कुकर का यूज किया, तो सोलर कुकर में यही होगा, अगर ज़्यादा हीट चाहिए, क्योंकि कुकर में कोई चीज़ हम रखेंगे पकेगा, उसके लिए हमें हीट चाहिए, तो ज़्यादा हीट चाहिए, मोर हीट, तो उसके लिए ज़्यादा रेडिएशन आए उस पर, एक तरीके से सन रेडिएशन ज़्यादा है। तो सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर, इन सब में इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ये जो बोला ना कि ब्लैक सरफेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, मोर हीट एब्जॉर्ब करता है, मेन छोड़ो, अच्छा ब्लैक सरफेस मोर हीट एब्जॉर्ब करता है, आप तो समझ गए। मेन हमें इस कुकर में, सोलर कुकर में हमें चाहिए क्या, या सोलर वाटर हीटर में क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सनरेज एब्जॉर्ब हो। अब उसके लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हायर टेम्परेचर इसमें हम लोग यूज करते हैं, वो हायर टेम्परेचर कैसे, पहला तरीका तो भाई ब्लैक सरफेस हो, लेकिन दूसरा तरीका कि अगर हम लोग मिरर का यूज इस तरह से सेट करें कि जो पूरी तरह सन का जो रे है वो उसी पर फोकस करें जहां हमें उसकी नीड है। तो ऐसा ही करते हैं, जैसे कि डायग्राम आप देख सकते हो, ये है मिरर। उसके बाद इसके बाद भी एक ग्लास शीट हम लोग उस सोलर कुकर के ऊपर हम लोग अटैच करते हैं। ऐसा क्यों, जिससे ये है ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यहाँ पर जनरेट हो सके। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आप लोग जानते हो, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में चारों तरफ से कांच से बंद एक एरिया होता है, जिसके अंदर सन रेज तो ट्रैप हो जाती हैं लेकिन फिर वापस नहीं जा पाते हैं, जिससे कि हीट बना रहता है। इसके बाद देखेंगे फिर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, अगर कि यूजिंग सोलर सेल्स, अब कुछ हम लोग सोलर सेल का भी यूज करेंगे, क्योंकि अभी वो जो सोलर हीटर और सोलर
कुकर का जो यूज कर रहे हैं, जब तक दिन है तब तक तो वो काम करेगा, रात को नहीं काम करेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि इस एनर्जी को कहीं ना कहीं हम लोग स्टोर करें, कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सोलर सेल बनाया। अब सोलर सेल क्या करेगा, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। अब फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जानते हैं वेरियस डिवाइसेस हैं जो कि हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक चीज़ और, एक जो सेल होता है, सोलर सेल होता है, वो लगभग 0.5 से 1 वोल्ट डेवलप करता है, जिससे 0.7 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसलिए हमें बहुत सारे सोलर सेल चाहिए, उनको कंबाइन करके, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा वाट, ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो सके। और इस अरेंजमेंट को फिर सोलर सेल पैनल बोलते हैं। अच्छा, अब देखो, पहली चीज़, सोलर सेल पैनल में इस डिवाइस का, सोलर सेल का यूज करने के बाद क्या हमें बेनिफिट मिला कि बिना किसी फोकसिंग डिवाइस का यूज किए, मतलब मिरर वगैरह का इसमें यूज नहीं होता है। आप जो भी एनर्जी चाहिए, सोलर रेडिएशन को हम लोग ट्रैप करके उसे सोलर सेल के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलिकॉन का हम लोग यूज करते हैं सोलर सेल को बनाने में, जो कि हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर स्पेशल ग्रेड के जो सिलिकॉन होते हैं, स्पेशल जो अच्छे जो सिलिकॉन होते हैं, उससे जो हम लोग सोलर सेल बनाते हैं, वो वाले सिलिकॉन बहुत कम है। इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। दूसरी चीज़, जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं, जो कि दोबारा से उस चीज़ को और क्या कहते हैं, कॉस्टली बना देता है। अब लेकिन फिर भी हम लोग कॉस्टली होने के बावजूद भी इसका हम लोग बहुत ही वेरियस डिफरेंट पार्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, बिल्कुल वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। और जितने भी स्पेस प्रोब होते हैं, जैसे मार्स ऑर्बिटर, तो वहाँ पर भी सोलर सेल का ही यूज किया जाता है, कि जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। रेडियो हो गया, वायरलेस ट्रांसमिशन हो गया, कहाँ कहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर हम लोग को यूज़ तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो एक एक्सपेंसिव हो या फिर कैसा भी हो। ठीक है, एक कम से कम अल्टरनेटिव ऑप्शन तो है, आगे चल के हम लोग इसको और अच्छे से बना सकते हैं। तो यहीं तक इसे रखते हैं, और फिर आगे का जो टॉपिक है वो एनर्जी फ्रॉम द सी, कैसे समुद्र से हम लोग, ये एक एडवांस लेवल का है, इससे उतना ज़्यादा हम लोग अभी गेन नहीं कर पा रहे, लेकिन आगे करेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। यहीं तक रखते हैं, फिर